वेल हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर आज दोबारा से आप सभी लोगों का बहुप्रतीक्षित बहुचर्चित शो लेकर आया हूँ, जिसका आपको बहुत ज्यादा इंतजार रहता है और आप बेकरार रहते हैं, बेसब्री से इंतजार करते हैं शो का नाम है नो योर फैकल्टी। जैसा कि आपको पता है शो के बारे में, इस शो में हम किसी एक स्कूल से, एक डिपार्टमेंट से एक फैकल्टी को बुलाते हैं, उनसे उनके बारे में बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं और वो बातें भी जानते हैं जो अब तक हम नहीं जानते थे या उनके स्टूडेंट्स नहीं जानते थे। आज एक और ऐसी शख्सियत है हम लोगों के बीच जो आज हम लोगों के साथ बैठे हैं, और कमाल की बात तो एक और है कि वो एक्चुअली मेरे डिपार्टमेंट से, यानी कि स्कूल ऑफ क्रिएटिव स्टडीज से हैं, और जिनके बारे में अब मैं आपका उनसे तारुफ कराऊंगा, कुछ बातें बोलूंगा और उसकी शुरुआत करेंगे हम लोग उनसे सवालात की, उनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे कुछ और बातें। लेकिन पहले जिनका नाम है मिस्टर समीर पाटनकर। Mr. Patarkar is currently working as an assistant professor at the School of Creative Studies, D.Y. Patil Deemed to be University. Before joining DYPU, he was a UGC JRF SRF PhD scholar and pursued his doctorate in intercultural communication. His research focused on interstate migrants from different parts of India who have relocated to Maharashtra and now reside in Mumbai. He has taught media and communication students at both undergraduate and postgraduate levels in various colleges and universities. He has also presented his research at national and international conferences and published scholarly articles in academic journals. Additionally, he qualified for the Maharashtra SET यानी सेट एग्जाम है जो especially in journalism and mass communication. Before transitioning to academia, he worked as a journalist with esteemed media houses including Lok Satta, Indian Express Group, Maharashtra Times, Times Group and Z24 TAS, Z Media. Sir, very warm welcome here. Very good morning and how are you? Thank you so much Abhinav. Thank you for inviting and for your kind words. मैं as usual बढ़िया हूँ. आप कैसे हो? बस सर बहुत अच्छा एज यूजुअल, जैसे कि आपको दिख रहा है, और अब आप आए हैं तो एनर्जी बढ़ गई है और चार चांद लग गए हैं बस। लेकिन ये सारे सवाल शुरुआत करने से पहले, क्योंकि आज का जो इंटरव्यू होगा वो कैंडिड होगा, आपके बारे में कुछ बातें जानेंगे, सिर्फ एक ही चीज पूछनी थी कि आप टैलेंटेड ज्यादा हो या आप कंफ्यूज ज्यादा हो कि एक्चुअली करना क्या था आपको, इसलिए आप बाद में आए हो एकेडमिया में। प्लीज टेल मी अबाउट दैट। जरूर। मेरी जर्नी बहुत ही रोलर एंड कोस्टर रही है। हाँ, तो अगर मतलब प्रोफेशनली अगर इस क्वेश्चन को लेकर चलो सर थोड़ा फॉर्मली, सो ये टेल अस अबाउट योर जर्नी हियर इन डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी एंड बिफोर दैट इन एजुकेशन फील्ड, and when did you start working here or even in your field, and how have you evolved as a person and a teacher? मीडिया कम्युनिकेशन और बीइंग एकेडमिक मैं बहुत ही एक्सीडेंटली आया। मैंने बताना चाहूँ तो मैंने ग्रेजुएशन किया कॉमर्स में। उसके बाद मैं तभी ग्रेजुएशन के टाइम ही मैं ICWA कर रहा था, जिसका अभी नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, CMA। तो वो CA जैसा होता है, उसके भी फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल, ऐसे 3 लेवल्स होती है। उसमें से मेरी फर्स्ट फाउंडेशन लेवल मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ। बट तब ऐसा दौर था इंडिया में पॉलिटिकली, मेरा जो नेचर देखते हुए, जो थोड़ा रेबेलियस है, तो वो देखते हुए मैंने जर्नलिज्म के तरफ आने का मैंने प्रयास किया। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं एकेडमिया में जाऊंगा। मास्टर्स डिग्री तो सिर्फ डिग्री के लिए मुझे चाहिए थी। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने मास्टर्स किया कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में KC कॉलेज मुंबई से, और तब लास्ट सेमेस्टर में और मास्टर्स करते करते, जैसे आपने जिसका जिक्र किया कि मैंने मीडिया हाउसेस में काम किया, तब मैंने महाराष्ट्र टाइम्स के साथ उनका तब कॉलेज क्लब रिपोर्टर करके एक चीज होती थी कि कॉलेज में जो इवेंट्स होते थे वो कवर करते थे, CCR कहते थे उसको। तो मैंने वहां से शुरुआत की। देन मैंने लोक सत्ता में जॉब किया, और उसके पहले मैं जब मास्टर्स कर रहा था, जैसे हमें अपने DY पाटिल में भी हमारे जो कोर्सेस है उसमें इंटर्नशिप कंपलसरी है, तो वैसे हमें कंपलसरी तो नहीं थी, बट उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाए, इसलिए मैंने Z24 तास जो मराठी न्यूज चैनल है उसमें मैंने इंटर्नशिप करी। तब महाराष्ट्र गवर्नमेंट का विधानसभा इलेक्शन था। सो मैंने 45 डेज, 1.5 महीने की इंटर्नशिप की, और उसके बाद मैंने प्रिंट जर्नलिज्म से मेरा करियर शुरू किया एज अ जॉब। तो मैंने एक साल लोक सत्ता में काम किया। देन मेरा पुराने स्ट्रक्चर्स पे कॉलम चल रहा था। बट लास्ट सेमेस्टर में जो आपने कहा कि यहाँ पे एकेडमिया में मैं कैसे आया, तो उसकी एक दिलचस्प कहानी ऐसी है कि लास्ट सेमेस्टर में हमें रिसर्च सब्जेक्ट था।
मास्टर्स के लास्ट ईयर में। तो वहाँ पे मेरी दिलचस्पी आई और मुझे लगा कि रिसर्च इज समथिंग न्यू एंड इट इज वेरी फैसिनेटिंग टू मी। देन आई डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम एक्टिव जर्नलिज्म टू जर्नलिज्म एकेडमिया। सो वहाँ से 2016 से मेरी एकेडमिया की जर्नी शुरू। अच्छा, एक और चीज जो स्पेशली मानी जाती है जर्नलिज्म को लेकर, रिपोर्टिंग को लेकर और खासकर प्रिंट में, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक में तो है, ब्रॉडकास्ट मीडिया में तो है, बहुत स्ट्रगल माना जाता है, बहुत ज्यादा भागा दौड़ी है और हेक्टिक आवर्स है, आपको पता है इसके स्पेशली इसके बारे में। तो इस वजह से भी आपको लगा कि नहीं अभी यार थोड़ा एकेडमी में आना चाहिए और एकेडमिक एक मेरे पास टाइम टेबल रहेगा, 9 to 5, 10 to 5, 10 to 4 टाइप की जॉब रहेगी। आई मीन व्हाट वाज द थॉट, और एक्चुअली यू डिड नॉट वांट टू गो लॉन्गर इन जर्नलिज्म फील्ड? आपने सही कहा, ये एक मेन रीजन था कि जर्नलिज्म को ऐसा कहा जाता है, मीडिया के पेशे में आप भी हो तो आपको भी ये पता होगा कि मीडिया के पेशे में पर्सनल लाइफ नहीं बचती है। टाइम जब कुछ ऐसा हो जाए, जैसे अभी अपना वॉर और टेंशन का माहौल चल रहा है, तब ऐसे टाइम जब लोग घर जाते हैं तब मीडिया वाले तब बाहर निकलते। एग्जैक्टली। सो वो भी एक रीजन था कि आई वॉज इन माई यंग एज, आई वॉज अराउंड 20 years old दैट टाइम। सो मुझे लगा कि जर्नलिज्म में अभी तो मैं कर सकता हूँ, बट आगे वाले 10-15 साल में अपनी मुंबई की भागदौड़ वाली लाइफ देखते हुए शरीर कितना साथ देगा और आगे कितना भाग पाएंगे, ये एक रीजन था। इट वॉज टू अर्ली टू शिफ्ट टू एकेडमिया, बट ये बहुत माइंडफुल डिसीजन था। Even actually the smart decision also at the same time. और दूसरी चीज ये थी कि रीजनल मीडिया जिसको कहा जाता है या लैंग्वेज प्रेस जिसको हम लोग कहते हैं, इंग्लिश को मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है और बाकी वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में वैसे देखा जाए तो सर्कुलेशन रीडरशिप में इंडियन रीजनल मीडिया जो है उसको यूनिक सेलिंग पॉइंट माना जाता है इंडियन मीडिया मार्केट पर। बट स्टिल इफ यू सी, इफ वी गो इन दी सैलरी, देन इंग्लिश प्रेस में जो सैलरी है वो कंपैरेटिवली इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस में नहीं है। तो वो भी एक रीजन था कि जर्नलिज्म से एकेडमिया में शिफ्ट। लेकिन मैं एक बात और करेक्ट करना चाहूंगा जो सर ने कही कि स्पेशली व्हेन आई वाज यंग, एक्चुअली ही इज स्टिल यंग, डेफिनेटली लाइक मी एंड वी ऑल आर यंग स्पेशली। आई थिंक यू बिलीव इन दैट। या एब्सोल्युटली। ओके सर, व्हाट मेड यू चूज द फील्ड ऑफ एजुकेशन? जैसे कि आपने बता दिया कि आपको आना था, बट अब मैं सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात जानना चाहूंगा। प्लीज टेल आवर व्यूअर्स, टेल आवर लिसनर्स एंड आल्सो टेल आवर स्टूडेंट्स हु एक्चुअली वांट टू बी लाइक यू और वांट टू come in this field. Please tell us, because you know about GRF and SRF. So what they can do, how they should do work for JRF Junior Research Fellowship. कैसे करना, क्या करना, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, प्लीज उसके बारे में। जरूर। तो उसके पहले मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि ये JRF आता कहाँ से है। सो इंडिया में स्पेशली डिग्री कॉलेजेस मतलब हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद या बहुत सारी जगह पे उसको +2 कहा जाता है नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में। सो 12वीं के बाद जो डिग्री कॉलेजेस के प्रोग्राम है उसके लिए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होगा। तो उसके लिए कुछ मैंडेटरी एग्जाम्स हैं जो पास करने के बाद आप क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो। महाराष्ट्र के लिए और गोवा के लिए महाराष्ट्र एलिजिबिलिटी टेस्ट ये यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे कंडक्ट करती है ऑन बिहाफ ऑफ यूजीसी, जो अभी एनटीए कंडक्ट करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सो उस क्वालिफाई होने के बाद आप महाराष्ट्र एंड गोवा के यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में एलिजिबल होते हो। एंड नेट एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो यूजीसी कंडक्ट करती है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन एनटीए करती है, जो पहले सीबीएसई करता था। तो वो जब आप क्लियर करते हो तब आप ऑल ओवर इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में एलिजिबल बन सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अभी इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट समझना बड़ा जरूरी है। जो सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, मास्टर्स डिग्री, वो सब्जेक्ट की नेट या सेट आप दे सकते हो। थोड़ी आसान करके बताता हूँ। मेरा ग्रेजुएशन कॉमर्स में है, बट मेरा मास्टर्स कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में, तो मैं नेट या सेट सिर्फ कम्युनिकेशन जर्नलिज्म की ही दे सकता हूँ। मैं कॉमर्स की नहीं दे सकता बिकॉज मैंने एमकॉम नहीं की है। और मान लीजिए जैसे जिसके पास 2 डिग्री हो, लाइक मी, जैसे कि मैंने मास कम्युनिकेशन भी किया है और मैंने एमए इन इंग्लिश भी किया है, तो उसके लिए शायद 2 स्ट्रीम्स तो आप इंग्लिश की भी नेट सेट दे सकते हो और आप मास कॉम की भी दे सकते हो।
तो पोस्ट ग्रेजुएशन वो सब्जेक्ट में, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन जब मैं कहता हूँ तो 15+2 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा नहीं चलेगा, डिप्लोमा नहीं चलेगा, करेक्ट। हाँ। ही इज टॉकिंग अबाउट द डिग्री। और अभी आपके मुद्दे पे आता हूँ JRF। तो नेट एग्जाम में जितने लोग, अभी ये जो मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, और डिटेल्स के लिए आपको उनकी वेबसाइट पे जाना होगा, बट जब मैंने क्वालिफाई किया तब का मैं थोड़ा सा आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ। तो अभी नए रूल के हिसाब से नेट में 3 कट ऑफ्स है। सबसे नीचा वाला जो कट ऑफ है, वो कट ऑफ जब आप क्वालिफाई करते हो तब आप PhD एडमिशन के लिए क्वालिफाई होते हो। मतलब अभी पुराने टाइम पे आपको हर यूनिवर्सिटी का अलग से PhD एंट्रेंस टेस्ट, जिसको PET कहा जाता है, पेट कहा जाता है, वो देना पड़ता था, बट अभी वो देने की जरूरत नहीं है। ये कट ऑफ फर्स्ट। सेकेंड कट ऑफ, उसके ऊपर जो कट ऑफ है वो है एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। सो वो क्लियर करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हो, और ये जो स्कोर होता है ये लाइफ टाइम वैलिड होता है। ये अपना टोफेल या IELTS जैसा नहीं है कि 2 साल के लिए ये वैलिड है, ये लाइफ टाइम वैलिड है। और उसके तीसरा जो कट ऑफ है, जो टॉप कट ऑफ है, बेसिकली जो हर सब्जेक्ट के जो टॉपर्स होते हैं उनको JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, ये दोनों के लिए वो एलिजिबल होते हैं। JRF स्टैंड्स फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसके लिए आपको गवर्नमेंट से कुछ एक फेलोशिप दी जाती है, और उसमें आप फुल टाइम PhD के लिए आपको रजिस्टर करना होता है। आप जॉब कर नहीं सकते जब आप JRF अवेल करते हो, लेकिन आपको स्पेशली कुछ स्टाइपेंड मिलता है, पैसा मिलता है, वो गवर्नमेंट, वही फेलोशिप है, और ये 5 साल के लिए मिलता है। तो PhD के पहले 2 साल जो होते हैं उसको जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहा जाता है, और तीसरे साल से 5वें साल तक जो 3 साल का ये जो पीरियड है, इसको सीनियर रिसर्च फेलोशिप कहा जाता है। यस, वंडरफुल सर, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। आई होप के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये करना चाहते होंगे उनको ये एक जानकारी मिल गई थी। ज़रूर आगे बढ़ूंगा, कुछ और बातें भी जानूंगा स्पेशली आपसे इसके बारे में। तो PhD आपने की और आपने जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड SRF के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई। ओके, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेसन यू गॉट फ्रॉम योर सेशंस और फ्रॉम योर स्टूडेंट्स और योर स्टूडेंट? अगर आपने उनको पढ़ाया तो ये होता है ना कि पढ़ाते पढ़ाते हम सीखते भी हैं सिखाते हुए। सो हैव यू लर्नड? जरूर, मैं इसको चाहूंगा नेटसेट के साथ कनेक्ट करें। जब मैं बहुत सारी चीजें अपने बच्चों को बताता हूँ तब वहां से बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन मुझे पता चलती है, और ये नई इन्फॉर्मेशन का फायदा मुझे नेटसेट एग्जाम में भी होता है। वाह। जैसे मीडिया लॉस को लेके हम लोग बात कर रहे हैं, तब वहां पे डिफमेशन हमारे इंडियन पिनल कोड में दिया हुआ है। तो ऐसे टाइम कोई चीज, या अभी अपना करंट अफेयर्स में चीज कुछ चल रही है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर को लेके अभी चीजें चल रही है, तो ऐसे टाइम इसके क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं। एंड सबसे बड़ा लेसन मेरे लिए ये है कि हमेशा 2-वे लर्निंग ओपन हमने रखनी चाहिए। मैं मेरे स्टूडेंट से भी सीखता हूँ और हमारे से उनको सीखना ये होता ही रहता है। इट्स अ 2-वे प्रोसेस। बढ़िया। और स्पेशली कोई एक ऐसी चीज जो आपको और सीखने को मिली, कोई एक अगर ऐसा कोई किस्सा बता सके तो बहुत अच्छा हो। हाँ, किस्सा मतलब because that is the generation is a Gen Z, you know about that, ठीक है? तो ऐसा मुझे एक मेरा सवाल भी है उससे रिलेटेड, वो जरूर आपसे पूछूंगा। and it's not the controversial but actually it's the right one, I think so, it's very much clear. So एक तो Gen Z है, तो ये कहते हैं हम लोग के भाई इंफॉर्मेशन तो इनकी फिंगर टिप्स पे है, जिस एज में जहाँ वो आप रह रहे हैं। गूगल किड्स स्पेशली वो देखने को नहीं मिलता है AI और ChatGPT। बट सर इसको लेकर मेरे दिमाग में सिर्फ 2 सवाल है। मुझे 2 चीज मिसिंग दिखती है अभी, एंड आई थिंक इफ यू एक्चुअली थिंक इन दैट वे यू प्लीज टेल मी। एक तो क्लैरिटी, एक कम्युनिकेशन, वो 2 चीजें लैक करती हैं आज स्टूडेंट्स के पास। डू यू थिंक इन दैट वे? एंड अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों? क्या सब कुछ ChatGPT पर ही भरा है, वहीं से लेना है, ऐसा कुछ? एक तो इसका जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें से फर्स्ट रीजन मुझे लगता है कि अटेंशन स्पैन बहुत कम हुआ है, कि कोई बात कर रहा है तो वो सुनने की क्षमता नहीं रही है, बिकॉज इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। जैसे हमारे पेरेंट्स के जमाने में इंफॉर्मेशन मिलना ये चैलेंज था, अभी सही इंफॉर्मेशन मिलना या उसको कलेक्ट करना ये चैलेंज, जिसको हम लोग क्लटर ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है। इंग्लिश का हम लोग आधार ले
तो क्लटर ऑफ इंफॉर्मेशन, अनवांटेड इंफॉर्मेशन निकालना ये बड़ा जरूरी है। जैसे मैं फेक न्यूज, यस, False मिस इन्फॉर्मेशन। news. मैं जिक्र करना चाहूंगा नेटफ्लिक्स के सोशल डायलेमा डॉक्यूमेंट्री जो कोविड में आई थी, जिसमें लिखा था कि लोगों को लग रहा है कि जब हमें लगता है कि कोई प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है तब you are the free. product, especially. Yes, we are. And if you're actually getting something in free, believe me, you are the product. It's like that. Well, okay, very well said, sir. काफी चीजें सर ने बहुत अच्छे से बताई। ओके, और दर्शक कुछ और भी चीजें जानना चाहते हैं हमारे लेसन और मैं भी साथ में। ओके, व्हाट इज इफ यू हैड नॉट बीन वर्किंग or actually not been working in the media or academy especially, so where you would be in these days? एक तो मे बी जर्नलिज्म या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ओके, तो कॉमर्स वाला वही शुरू से या बचपन में बड़ी कुछ बड़ी- हादसा नहीं होता। Oh, I don't know about that, but actually he is a good actor. हम लोगों ने साथ में कुछ वीडियोस बनाए हैं, so let me tell you, he is actually doing fine. He is doing very well work. Okay, what do you do in your free time? How do you juggle your hobbies with your career? Sorry, could you just repeat the question? Please, sir. Okay, what do you do in your free time? फ्री वक्त में क्या करते हैं? How do you juggle your hobbies with your career? Juggling कैसे चलती है? इसके टाइम मिल पाए तो। एक तो मुझे क्रिकेट और कैरम खेलना पसंद है। मैंने जब मैं स्कूल में था, मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कैरम खेला हूँ मैं, एंड क्रिकेट खेलता हूँ। अभी हॉबी के साथ, मतलब अपना जॉब के साथ, ये दोनों मैनेज करना डिफिकल्ट है। सो उसके टाइम कभी फ्री टाइम में डॉक्यूमेंट्रीज या कोई सीरीज देख लिया, एंड मैं ट्रैवल करता हूँ लोकल ट्रेन से, तो वो टाइम में अच्छा, मोबाइल मोबाइल लोकल ट्रेन में मूवी देखना। बहुत सारे लोग का तो ट्रैवलिंग इतना है कि एक ऑफिस से घर जाने तक एक फिल्म कंप्लीट हो कंप्लीट हो जाती जाती है। है। तो मैं कुछ एपिसोड देख लेता हूँ सीरीज के, कभी टाइम मिला एंड मुंबई ट्रेन में जगह मिली तो। वाओ, नाइस। स्पेशली मैं चाहता हूँ कि आपको जगह मिले और ये भी हो कि भाई जर्नी जल्दी खत्म हो, ऐसा ना हो कि पूरी फिल्म उन्हें देखनी पड़े, जिससे घर जाकर देख पाए। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर अ फेमस रैपिड फायर राउंड। आई थिंक यू रेडी फॉर दैट। ओके, और अगर ये कंप्लीट होता है तो इसके बाद और अच्छे से कंप्लीट होता है, हम डेफिनेटली आपको जरूर कॉफी पिलाएंगे अपनी तरफ से फ्रॉम ज्ञानवाणी रेडियो एंड लुकिंग फॉरवर्ड। डेफिनेटली। ओके सर, यू आर रेडी फॉर दैट? यस। बेस्ट एडवाइस यू गॉट इन योर करियर? विद्या विनयेन शोभते। विद्या के साथ विनम्रता आती है, विनय। Yes. अच्छा, बिल्कुल वैसा ही समझ रहा हूँ ना, ठीक ठाक है मतलब। ओके, द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? When I cleared my NET JRF and SET, and when I submitted my PhD. दैट आई एग्री है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क होता है, स्पेशली पीएचडी के पहले सबमिट करना, बाकी वाइवा तो हो जाएगी। वाइवा तो हो जाएगा। द सैडेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? टू शेयर। When I lost my father. दैट द चैलेंजिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ, अपार्ट फ्रॉम दैट एक्चुअली यू विल से एवरी डे इज अ चैलेंज। ट्रेन पकड़ना चैलेंजिंग है। ये तो है। मुंबई में तो ये स्पेशली है, खासकर इफ यू आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द फार अवे। ओके, योर फेवरेट एक्टर? बहुत सारे हैं वैसे। मतलब किसी की, यार इसकी ज्यादा देखना चाहता हूँ फिल्में, पुराने या अभी नए में? जैसे भी जो भी आपको। पुराने में राजेश खन्ना, राज कपूर। नए में बहुत सारे, आयुष्मान खुराना अच्छा लगता है। एंड वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, तो वो भी एक चंडीगढ़ वाला कनेक्शन है। अभी तो फिल्म में चंडीगढ़ करे आशिकी, सर चंडीगढ़ में स्पेशली रहे हैं, तो अच्छा चंडीगढ़ के दौरान वैसे कुछ आशिकी वाशिकी आपकी? नहीं, आशिकी यहाँ पे मुंबई में। डेफिनेटली आई विल मूव फॉरवर्ड फॉर दैट। योर फेवरेट एक्ट्रेस? विद्या बालन। नाइस, वंडरफुल, फैंटास्टिक। ओके, फेवरेट बुक? मैंने आउट ऑफ एकेडमिया मेरा रीडिंग थोड़ा सीमित रहा है, बट मैंने जो पटनी के सीईओ रहे, मराठी राइटर भी है, अच्युत गोडबोले, उनका मुसाफिर ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी। वो मेरे लिए मेरी फेवरेट बुक रही है। There was a rapid fire round, especially now moving forward for the insights, some insights of your life. Okay, an idea that changed your life? The change that changed everything, Apple का टैगलाइन। देखो, ओके, यार लोगों के मतलब कुछ आइडिया आते हैं या अपने से आते हैं, घटनाएं होती हैं, वो चेंज करती हैं, लेकिन आपके लिए एक एप्पल की टैगलाइन ने काफी कुछ चेंज किया।
what success means to you, or do you think you are that much successful now? पता नहीं अभी achieve ये करना है। कहना मैं सक्सेसफुल हूँ या नहीं, बट शायद छोटी छोटी अचीवमेंट करना यही सक्सेस है, एंड दैट आई गेस दैट वी शुड सेलिब्रेट. That's a beautiful answer. Philosophical too. Okay, the best. That is a tricky one. I think you are ready for that. The best role of your life: father, husband, son, or teacher. Or maybe if I want to add journalist. पहले दो ऑप्शंस तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ उसके लिए. आई एम नॉट मैरिड एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट फादर एज वेल. Okay, yes, correct. Well, काफी सारी बातें तो यहाँ पर हुई थी मेरी समीर सर के साथ, स्पेशली और समीर के साथ, बिकॉज ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो स्पेशली मैं नाम ले लेता हूँ एंड यू कैन आल्सो टेक माय नेम. ओके, तो हमारा एक और फेमस राउंड आने वाला है दिस और दैट. आई विल गिव यू द चॉइसेस, यू हैव टू चूज वन. ओके, बहुत सारे सस्पेंस लग रहे हैं इंटरव्यू. कुछ रखे हैं मैंने स्पेशली आपके लिए. आप बोलोगे तो कुछ और जोड़ भी दूंगा, क्योंकि एंड वक्त पर भी जोड़ता हूँ. ओके, यू रेडी फॉर दैट? वेज और नॉन वेज? वेज. टी और कॉफी? टी. जिम और योगा? जिम. अर्ली राइजर और नाइट आउल? दोनों में से कुछ भी नहीं. मतलब जब नींद आ गई सो लिए, जागना जाग आ गए? ऐसा मेरा रहा ही नहीं है. मतलब दोनों का कुछ ना कुछ लोगों का एक्सट्रीम इसमें, कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं जल्दी सोने में या रात को जागने में. आप मध्य मार्ग वाले हो. हाँ. ओके, ग्रेट. इमोशनल और प्रैक्टिकल? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ओके, तो ये एक्चुअली इमोशनली प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकली इमोशनल. ओके, बुक्स और किंडल? बुक्स. रोमांस और माउंटेन्स और बीचेस? Mountains. Religious or spiritual? Especially mountains, because I'm from Maharashtra, so we have Western Ghats, Sahyadri. Definitely mountains. Religious or spiritual? So just Not live sure your life. about to choose between two. Maybe spiritual. You just go in your own way. Yes. Geo or Genius or something like that. Yeah. Okay, well, very well, sir. Amazon Prime or Netflix? By the way, Currently, the questions. Currently, Amazon Prime. Okay, और do you think स्पेशली कि नहीं, जहाँ पर जो मिल जाता है एक अच्छा खासा मुझे देखने को कंटेंट वाइज भी जरूर, क्योंकि अभी मेरा नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन नहीं है, इसलिए Amazon Prime. स्क्विड गेम और गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ कार्ड्स? अभी तक उसमें से एक भी नहीं देखा है. जनरली ऐसा होता है जब आसपास वाले सब लोग एक चीज देख रहे हैं तो वो पीयर प्रेशर की वजह से मेरे से देखा नहीं जाता. जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स, आई रिमेम्बर जब मेरे कजिन सब लोग गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहे थे, तब वो प्रेशर में मैंने देखा नहीं. वंडरफुल. मैंने अभी तक वैसे देखा नहीं, आपने शायद तो भी देख लिया होगा. आई एम द ओनली वन आई थिंक सो इन माय सर्कल जिसने अभी तक देखा ही नहीं है. हैव यू वॉच्ड एनीवन एपिसोड? The main question, and that is an important one also, that what you're thinking about the ChatGPT AI, or actually the emergence and the boom of the AI, artificial intelligence. Though we have talked about that, we have actually made the movies on it, the Matrix or Terminators or something like that, the Eliminators, Universal Soldiers. So is it the boon or the curse? Again, I don't want to choose in either of them. दोनों चीज ये है. जैसे बीइंग एकेडमिक, हमें भी बहुत सारे एकेडमिक टास्क को लेके चैट जीपीटी या एआई जैसे बॉट्स हेल्प करते हैं. स्टूडेंट्स को भी हेल्प करते हैं. पर्टिकुलर चीज के नोट्स नहीं मिल रहे तो उसके लेके नोट्स मिल जाते हैं. बट कितनी इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी है, स्पेशली इन रिसर्च, दैट इज आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट. मैं एग्जांपल देता हूँ कि रिसर्च में मुझे पुराने स्टडीज कुछ ढूंढने हैं, तो बहुत सारे लोग, जिसको हम लोग रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं रिसर्च में, तो चैट जीपीटी पे लोग चीजें सर्च कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल कि सेक्सुअल कंटेंट इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, तो चैट जीपीटी बहुत सारे ऐसे स्टडीज अपने रिजल्ट्स में शो करेगा, बट एक्चुअल में ऐसे स्टडीज एग्जिस्ट नहीं करते. So this is a main concern in front of the researchers and academic, उसके reliability को लेके. So yes, ये जितना फायदेमंद है
उतना प्रॉब्लम नहीं। Okay. What do you say about the deep fake, especially कई सारे celebrities के बीच में कई videos आए थे and you know about the morph picture. Earlier it was only in the one industry, but actually now it is coming in your daily life. Any concern should be there, especially there should be a cyber law about that or the limitations of the use. लॉस को लेके तो मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि उसका मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं ये जरूर है कि इसको लेके अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। जैसे मैं पुरानी यूनिवर्सिटी में जहाँ से मेरी पीएचडी चल रही थी, पंजाब यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे हम लोगों ने गूगल का एक वर्कशॉप किया था कि फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन, या आपने डीप फेक का भी जिक्र किया, वो कैसे पकड़ा जाए। कुछ रिसर्चर्स इसमें पीएचडी भी कर रहे हैं कि ये मॉर्फिंग कैसी होती है, और इसको लेके किसी की प्राइवेसी को लेके या किसी की इमेज टार्निश करने से ये सब चीजें बहुत फैल रही है। तो इसके लिए अवेयरनेस एंड ऐसे कैंपेन्स स्कूल्स में, कॉलेजेस में रन करना बड़ा जरूरी है। Okay. That's a great one, sir. Nice one answer. And you can also tell us about anything. First of all, you feel important and you want to say to anyone, especially here, जिस भी students को, जिस भी आदमी को आप कुछ बात कहना चाहें. Especially also I'm adding a very beautiful point in that, जो हमारे end का session होता है guest के साथ. If you want to say anything, who is in this world, you want to say anything, your message. नहीं, इतना ही कहूँगा। मुझे आज भी लेक्चर दे रहा हूँ ऐसा फील नहीं चाहिए। तो एक ही चीज कहूँगा कि स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी तक मेरा जर्नी बताया, कि जिसमें आपका दिल लगे, जिसमें आप दिल चाहे कि ये चीज मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, जैसे मेरे लिए जर्नलिज्म था, उसमें जब आप पढ़ते हो तब वो आपको बोरिंग नहीं लगता, उसमें आपको दिलचस्पी लगती है और वो आप करने का मन आपको लगता है। आपको किसी ने जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, जो 3 इडियट्स में भी यही मैसेज दिया हुआ। कॉमर्स में मैं होता तो शायद मैं आज एकेडमिया में और आपके सामने यहाँ नहीं बैठ, बट बिकॉज ऑफ रिसर्च एंड बिकॉज ऑफ द जर्नलिज्म का इंटरेस्ट मैं टीचिंग में आया। सो वही मेरा एक मैसेज है। एंड यस, द नेक्स्ट इज, जितना आप पढ़ोगे उतना विनम्र रहना बड़ा जरूरी है। सो इसलिए मैंने जो मेरा लेसन जो बताया था, विद्या विनयेन शुभ्यते। सर, वंडरफुल, वेरी वेल सेड। लेकिन अब मुझे अचानक से पता नहीं क्यों हो ही जाता है कि एक और क्वेश्चन याद आ गया है तो आ जाता है। प्लीज टेक अ सिप ऑफ वाटर, देन आई विल आस्क अबाउट दैट। आपने जो अपनी पीएचडी की है, या आप इससे पहले यूनिवर्सिटी में रहे, तो आपने मिक्स मैरिज पर काफी काम किया था, यू टोल्ड मी अर्लियर। स्पेशली कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप हमें बताना चाह रहे हो, बड़ा अच्छा सा गुजरा और आप मतलब ताज्जुब में हो गए कि यार ऐसा भी हो सकता है, या उस मिक्स मैरिज की वजह से अगर आप लोगों में गए तो क्या बातचीत ज्यादा होती थी, आर्ग्यूमेंट्स भी हुए, ऐसा कुछ हुआ है? कैन यू शेयर? ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, उसमें से थोड़ा दिलचस्प लाइटर नोट पे बताऊंगा। प्लीज बताइए। खाने को लेके बहुत जज किया जाता है, फूड। जैसी मेरी कॉलेज की फ्रेंड रही है, वो सिंधी है, सिंध प्रोविंस जो वेस्ट पंजाब में आता है, जो अभी पाकिस्तान का हिस्सा है। तो वहां से बहुत सारे सिंधीज माइग्रेट हुए। यहाँ पे ठाणे में कोपरी एरिया में, उल्लासनगर में बहुत सारे लोग माइग्रेट हुए, कैंप्स में बसे वो, जिसका भाग मिल्खा भाग में भी दिखाया है, जो कैंप्स थे। तो दे आर टिपिकली बिजनेस कम्युनिटी। तो उनके पास रात को 12 साढ़े 12 बजे वो लोग डिनर करते हैं। तो शी गॉट मैरिड टू अ गुजराती गाय। सो उसके घर में रात को 8-9 बजे डिनर किया जाता है, जो सिंधियों के घर में 8-9 बजे नाश्ता किया जाता है। तो जब उसने शादी करके, वो महाराष्ट्रियन या कम गुजराती, क्योंकि वो भी गुजरात से महाराष्ट्र बहुत बरसों पहले वो माइग्रेट हुआ, तो जब वो उनके घर पे गई, जैसे हमें पता है कि बहुत सारे मैरिजेस में लड़की लड़के के घर जाती है, तो वैसे ही तब उसके घर में 8-9 बजे वो डिनर करती थी। खाने में मसाले, मिर्च, ये भी सब अलग था। तो 8-9 बजे वो खाना खाती थी और फिर से भूख लगती थी 12 बजे। सो ये भी एक कल्चर शॉक है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे किस्से हैं, एंड जो हमारे कल्चरल एडजस्टमेंट को लेके हमारा आगे का जीवन सुधारते भी है, कुछ तनाव भी निर्माण करता है, एडजस्टमेंट भी होना पड़ता है। यस, करना पड़ता है। वेल, वेरी वेल सेड। और हम लोगों के साथ थे आज मिस्टर समीर पाटनकर। बहुत अच्छा लगा सर आज आपसे बात करके। तो बने रहिए हम लोगों के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी पर। हम लोग दोबारा से लेकर आएंगे आप लोगों के पास नो योर फैकल्टी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।